साइन न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाड़े का मौसम आ गई है, ठंड अब धीरे धीरे एहसास होने लगा, दिसंबर का मौसम चल रहा है और इस मौसम में अभी हम आए हुए हैं IGMS में, इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शील अविनेश, हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर हैं ये। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार भानु जी, मेरा भी बहुत बहुत आभार, आपने मेरे को फिर इसमें इनवाइट किया। सर से पहले भी हम लोगों ने कार्डियोलॉजी, हृदय रोग से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। अब चूंकि ठंड आया हुआ है, ठंड में दिल के मरीज अपना ख्याल कैसे रखें इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अब कोरोना भी दस्तक देने लगा है, हर जिलों में, हर राज्य में आपको कोरोना के कुछ मरीज मिलने लगे हैं, तो कोरोना से कैसे बचेंगे दिल के मरीज या आम लोग भी, इसी पे हम चर्चा करेंगे। सर भानु जी, एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दिया है। अब हमारे बीच फिर से एक नया वेरिएंट मतलब एक नया बदला हुआ कोविड का रूप। जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि 2020 में अल्फ़ा बीटा 2 वेरिएंट थे, 21 में डेल्टा वेरिएंट आया, 22 में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया। अब ये जो हमारे 23 में ओमिक्रॉन का ही एक और नया रूप आया है, जो कि थोड़ा सा कम खतरनाक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम निश्चिंत हो जाएं। हमें ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब जैसे मास्क का इस्तेमाल करना, थोड़ा दूरियां बनाए रखना, सर्दी खांसी है तो उसी हिसाब से मास्क का इस्तेमाल करना या टिश्यू वगैरह का इस्तेमाल करना, पब्लिक प्लेस में ज़्यादा खांसी करें या मुंह को दबा के, तो इस तरह का बिहेवियर को इस्तेमाल करना है। दूसरा, ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट अब हम जैसे देख रहे हैं विदेशों में भी काफ़ी, इसका अभी पिछले मई जुलाई से डेनमार्क से शुरू हुआ था, उसके बाद US हो, सिंगापुर हो, बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में इसके काफ़ी केसेस आए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन हो या मोर्टेलिटी, जिसको हम कहते हैं डेथ का आंकड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा तसल्लीजनक है, क्योंकि ओमिक्रॉन जिस तरह का था उसी का सब वेरिएंट है। तो शायद हमारे यहाँ भी वैसा ही रहेगा, जैसे केरल में हो, हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं केसेस काफ़ी बढ़ गए, बिहार में भी केसेस रिपोर्टेड हैं। तो थोड़ा हमको सजग रहने की ज़रूरत है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हम घर से या क्लोज्ड एरिया में, खासकर जिनको दूसरी तरह की बीमारी है, हार्ट की बीमारी हो, लंग की, फेफड़ों की बीमारी हो या शुगर की बीमारी हो, ऐसे लोगों को इस तरह के क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, क्राउडेड प्लेसेस में थोड़ा अवॉइड करें। खासकर जिनको खांसी है उनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि जो लोग कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ हैं उसमें इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है जो स्वस्थ हैं, जिनको बीमारी नहीं हो, उनको फ़र्क ना भी पड़े, बट जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको हम चाहेंगे कि थोड़ा प्रिकॉशन के साथ चलें। वैक्सीनेशन जो है, बूस्टर डोज अगर नहीं लिए हैं तो शायद मेरे हिसाब से बूस्टर डोज ले लें, कहीं ना कहीं कुछ तो फ़ायदा ज़रूर है, क्योंकि आज के डेट में इसका इंडिया में अगर हम देखें कि बहुत ज़्यादा अगर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं हमारी नेचुरल इम्यूनिटी जो बढ़ गई है, और दूसरा हमारा इम्यूनाइजेशन, तो ये दोनों से फ़ायदा ज़रूर हुआ है। तो जिन्होंने, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूँगा लोगों को कि जिन्होंने बूस्टर डोज, मतलब जो तीसरा डोज है, अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि कोविड हमारे साथ अब रहने के लिए, कोविड इज़ देयर टू स्टे। कोविड हमारे बीच में रहेगा, जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, इस तरह का कोविड भी हमारे साथ रहेगा। हर साल एक नया रूप के साथ आएगा, किस साल किस रूप में आएगा, अच्छा है बुरा है, वो उस वक्त पता लगेगा। अब जैसे हम देख रहे हैं, जो 2023 के अंत में आया है, वो थोड़ा सा हर ठंड में ये इस तरह से एक दस्तक देगा, तो हमें थोड़ा अपने आप को इम्यून रखना है। इम्यून कैसे होंगे? इम्यूनाइजेशन से और अपने रहन सहन से। तो मेरे तरफ से यही एक सलाह होगी आप सबके लिए। तो देखा, सर ने बहुत अच्छी सलाह दी है कि वैक्सीनेशन जो थर्ड डोज है, बूस्टर डोज, अगर जिन लोगों ने नहीं लिया है वो बूस्टर डोज ले लें, और बूस्टर डोज लेने से सेफ्टी थोड़ा आप हो जा सकते हैं, इम्यूनिटी भी अपना बचा हुआ रहता है। सर लेकिन बहुत लोगों की अब धारणा हो गई है, चूँकि आपको कोरोना के बाद बहुत से हार्ट के पेशेंट जो हैं ज़्यादातर मतलब हार्ट अटैक के कारण मर भी रहे हैं, तो लोगों का कहना हो जा रहा है कि वैक्सीनेशन के कारण हो जा रहा है। कितना सत्य है सर? देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास कोई रिसर्च डाटा नहीं है जिसके बेसिस पे हम कह सकें हाँ एक भ्रांति है। जैसे बहुत तरह की भ्रांतियाँ होती है समाज में, इस तरह का कोविड के बाद हमने ये जरूर देखा है कि कोविड के बाद यंग लोगों में थोड़ा हार्ट के केसेस के इंसिडेंट्स बढ़े हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीनेशन के, तो वैक्सीनेशन तो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि डॉक्टर्स के, हर डॉक्टर ने 3 डोज लगाया, अब तो इन जनरल पब्लिक ने लगाया है, तो इसका मतलब सबको दिक्कत हो रही है ऐसा नहीं है। हो सकता है उनमें अलग से कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो सकता है उनमें कोविड का जो इन्फेक्शन रहा हो, बहुत बुरी कंडीशन में रहे हो, ICU उनका हॉस्पिटलाइजेशन रहा हो,
तो ये सब चीज़ें जो बैकग्राउंड है वो जानना जरूरी है और थोड़ा इस पर रिसर्च करें तभी हम तो मेरी नज़र में वैक्सीनेशन का कोई रोल नहीं है। हाँ, कोविड इन्फेक्शन को अगर हम माने तो कहीं ना कहीं फेफड़ों और हार्ट को जरूर उसने इफेक्ट तो किया है। तो कोविड इन्फेक्शन एक कारण जरूर हो सकता है कि अगर हार्ट की बीमारी की बढ़ोतरी हुई है, और वो हमने देखा है यंग लोगों में थोड़ा सा कोविड का इंसिडेंस ज़्यादा जिनमें रहा है उनमें हार्ट इंसिडेंस भी बढ़ी हुई देखी गई है। तो इससे मैं नकार नहीं रहा, बट वैक्सीनेशन को ब्लेम करना शायद थोड़ा सा एक उचित नहीं होगा। हाँ, तो वैक्सीनेशन, जिन लोगों की धारणा है कि वैक्सीनेशन के कारण हार्ट की बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही है, डॉक्टर साहब का कहना ये उचित नहीं है। हो सकता है कि पहले से उनमें बीमारियां हों जिसके कारण से आप उनकी मौत हो रही होगी, ये तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप बूस्टर डोज अगर नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए। ये सब बूस्टर डोज का ड्यूरेशन कितना दिन तक का होता है? देखिए, कोई भी इनमें कोई वैक्सीन होता है, नॉर्मली हम मानते हैं कि 1 सवा साल तक उसकी वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी रहती है। उसके बाद हमें और दूसरा बूस्टर डोज लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होती है, इम्यूनिटी हमारी ख़त्म होती है। बट अगर फिर हमें अगर जो कोई इन्फेक्शन हो, कोविड हो या कोविड जैसा कोई इन्फेक्शन हो, उससे कहीं ना कहीं फिर हमें क्रॉस इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। तो जितनी बार हमें कोई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो बॉडी भी एक खुद में इम्यूनिटी डेवलप करता है। बट जिनको लगता है कि थोड़े से कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनको रेगुलर बेसिस पे अगर उन्होंने बूस्टर नहीं लिया तो याद से ले लें, क्योंकि उनमें थोड़ा सा संक्रमण होने का और संक्रमण की इंटेंसिटी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अब JN.1 जो वेरिएंट आया है थोड़ा माइल्ड है, बट फिर भी प्रिकॉशन रखें तो ज़्यादा अच्छा है, सेफ्टी इज़ बेटर। तो बात अभी हो रही है कोरोना पे, कि कोरोना से कैसे दिल के मरीज अपना ख्याल रखें, या आम मरीज या आम जनता भी अपना ख्याल कैसे रखें। लेकिन अब ठंड आ गई हुई है सर। अब ये सवाल कि ठंड में जो ब्लड क्लॉट करने की समस्या हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक कहा जाता है कि हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, तो कैसे अपने को देखिए, अब ये एक और बहुत अहम सवाल आपने किया। आज जैसे जैसे मौसम बदलता है उस हिसाब से बीमारी भी अपना रंग रूप दिखाती है। अब जैसे ठंड का मौसम आ गया है, हर जगह हर परिवेश में आप देखेंगे हार्ट की बीमारी का इंसिडेंस बढ़ गया है। बढ़ने का कारण ये नहीं कि बीमारी थी नहीं, बीमारी पहले भी थी, और ये जो हार्ट अटैक वाली बीमारी 10-15 साल पुरानी होती है, धीरे धीरे इस चरम अवस्था पहुंचती है। बट ठंड में जाके इसका विकट रूप देखने को इसलिए आता है कि ठंड जब हमें लगती है, हमारे सीने में अगर जब ठंड लगती है तो कहीं ना कहीं वो हार्ट अटैक के लिए, क्यों दिल का धड़कन बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाती है, यही सब कारण कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के लिए इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। मतलब किस कारण से हार्ट अटैक हुआ। तो हार्ट अटैक होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक ठंड बहुत प्रबल कारण है। और विंटर्स में आप देखते हैं खासकर कि हार्ट अटैक का इंसिडेंसेस बढ़ जाता है। जिनको पहले भी दिक्कत थी, गर्मी में वो ठीक थे, बट जाड़ा आते ही उनको सांस की दिक्कत होने लगी, उनके दिल में दर्द होना शुरू हो गया। तो ये कारण है कि ठंड से। तो पहला प्रिकॉशन रखना, जितने हम अपने छाती को ठंड से बचा के रखें, जितना हम गर्म कपड़ा पहने, तो 2-3 लेयर का कपड़ा, जिनको हार्ट की बीमारी है, चाहे एजड हो चाहे यंग हो, मैं ये कहना चाहूँगा यंग लोग हैं, इसका मतलब आप इम्यून है किसी हार्ट अटैक से, ऐसा नहीं है। अगर आप में लक्षण है और आपको पता है आपको हार्ट की बीमारी है, तो अपने आप ने रहन सहन में विंटर्स में कम से कम बदलाव कर लें। अभी से 2-3 महीने फरवरी मार्च तक, तो 2-3 एक थर्मल का इस्तेमाल करें, वोलन कपड़ा जैकेट वगैरह का इस्तेमाल करें, जिससे कि सीधा ठंड जो है हमारे सीने में ना लगे। शौच के लिए हम जाते हैं तो पूरे शरीर को 1 मिनट में ना खोलें। उससे क्या होता है, जो बाथरूम हमारे घर का सबसे ठंडा एरिया होता है, जहाँ खिड़की दरवाजे होते हैं थोड़ा वेंटिलेशन के लिए, वहाँ हमें अपने बंद कमरे में, हम बेडरूम में थे, गरमाए हुए थे, अचानक से हम बाथरूम में जाते हैं, हमें ठंड लग जाती है। तो वहीं से हम सीना पकड़ के आते हैं, फिर बिस्तर पे आके लेट जाते हैं कि हमें सीने में दर्द हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें बाथरूम का वेंटिलेशन भी करना है, उसको बंद रखें ताकि बाथरूम थोड़ा गर्म रहे। दोपहर में खोलें, थोड़ा वेंटिलेशन पार्ट को भी ध्यान रखें, बट साथ में हमें हार्ट की बीमारी है तो उसका प्रिकॉशन रखना है। दूसरा, उसके अलावा जो हमें ध्यान रखना है कि हमें खान पान में थोड़ा सा बदलाव करना है। बहुत तेलीय पदार्थ खासकर रात के टाइम में सेवन नहीं करें, नहीं तो हार्ट अटैक के सबसे ज़्यादा कॉमन लक्षण आजकल जो होते हैं गैस्ट्राइटिस, गैस की तरह लोग तो समझता है कि उनको गैस बन रहा है, बट वो भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का लक्षण है। तो इस कन्फ्यूजन में रह जाते हैं और इलाज के लिए पहुंचने में जहां विलम्ब हो जाता है, वो कहानी बहुत बार गड़बड़ रूप ले लेती है। तो मैं चाहूँगा कि रात का खाना, विंटर्स में लोग को टेंडेंसी होती है थोड़ा हेवी और रिच खाना खाने की, तो थोड़ा रात का खाना हल्का रखें। दिन में भले ही आप खाते हैं तो रात का खाना थोड़ा हमारा हल्का रहे। और बाकी जो हमारी कुछ दवाइयाँ अगर आप खाते हैं, खासकर जो हार्ट वाले मरीज़ हैं, सॉर्बिट्रेट की एक दवाई है, बहुत अहम दवाई है,
रामबाण कह सकते हैं उसको, वो अपने आसपास हो, ताकि कभी अगर दिक्कत हो कम से कम उसको जुबान के नीचे दबा के टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है जब तक कि हम अस्पताल ना पहुँचे। और ख़ासकर ये मैसेज मैं गांव में जो मरीज़ हैं उनके लिए देना चाहता हूँ कि उनके पास सुविधा पहुँचने तक के लिए घंटों का वक्त लग जाता है। शहर वाले तो फिर भी समय पहुँच जाते हैं, गांव वालों को अपने शहर, फिर उस शहर से पटना या कोई अच्छे शहर पहुँचने में वक्त ज़्यादा लगता है, तब तक कहानी कोई गंदा रूप ले सकती है। तो मैं उन लोगों के लिए खासकर कहूँगा जो दिल के मरीज़ हैं, मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो दवाइयाँ उनके पास होती नहीं हैं, तो इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ उसको समझें, उसको अपने साथ रखें। और गांव देहात में बहुत ज़रूरी है कि ठंड आपका वातावरण ज़्यादा खुला है, शहर से ज़्यादा खुले वातावरण में आप रहते हैं, ठंड भी वहाँ ज़्यादा होती है, तो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है कि स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर का इस्तेमाल करिए। 2-3 महीने अपने आप को बिल्कुल अच्छे से बचा के रखिए। तो सर ने बहुत अच्छी सलाह दी है, ठंड के मौसम में अपने आप को कैसे बचाव रखें, पूरे स्वेटर वगैरह पहने, थर्माकोल पहने, अपने सीने में छाती में ठंड नहीं लगने दें। एक धारणा ये भी है कि सर चाहे गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, शुरुआती दौर में गैस समझ जाते हैं कि गैस हो रहा है और गैस का डकार भी लेते हैं, फिर भी पेन होते रहता है। तो कैसे पहचाने कि ये गैस है या ये हार्ट अटैक का ये एक और सेम, क्यों देखिए मैं आपको, हम तल्ले के हिसाब से समझे, एक होता है ग्राउंड फ्लोर, किसी भी मकान में ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर। तो दिल में भी, ये शरीर में भी दिल जो है उसको हम फर्स्ट फ्लोर समझेंगे, और जो पेट जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर में कुछ आवाज़ हलचल होगी तो ग्राउंड फ्लोर वाले को पता लगेगा, ग्राउंड फ्लोर में कुछ हलचल होगी तो फर्स्ट फ्लोर होगा। तो दिल और पेट का रिश्ता ऐसा ही कुछ है। अब हमें फ़र्क कैसे करना है कि अगर हमें दिल से हो रहा है या पेट से हो रहा है। तो पेट का लक्षण कभी भी होगा तो उसमें आप कोई भी दवाई, आजकल साधारणतः सबके पास गैस की दवाइयाँ होती है, पीने वाली हो चाहे खाने वाली हो, लेके लोग को तत्कालीन आराम मिल जाता है, पहला लक्षण। इसके अलावा बेचैनी, घबराहट, इस तरह का अगर कोई लक्षण नहीं है तो ये समझना है कि ये गैस की समस्या है। दूसरा, कोई ठंडा पसीना ना चले या सीने में भारीपन नहीं हो, वो भारीपन हमारा सीने से होके बाएं कंधे में या जबड़े में या बाएं हाथ की तरफ ना जा रहा हो, तो ये सारे लक्षण दिखाता है कि ये समस्या हमारे पेट से उत्पन्न हो रही है, ना कि दिल से। बट वही चीज़ अगर दिल का अगर समस्या है, दिल के चलते अगर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम अगर महसूस होती है, तो गैस के साथ साथ मरीज़ को सीने में दर्द, जकड़न या भारीपन महसूस होगी। वही दर्द वहाँ से जबड़ों की तरफ जा सकता है, बाएं कंधे की तरफ जा सकता है, बाएं हाथ में रेडिएट होता है। तो ये सारे लक्षण हैं। उसके अलावा कभी कभी ठंडा पसीना चलता है, मरीज़ को घबराहट या घुटन सी महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये सारे लक्षण हमको दिखाते हैं कि ये बीमारी सिर्फ गैस्ट्राइटिस की नहीं है, कहीं ना कहीं दिल की समस्या जुड़ी हुई है। इसको हमको तवज्जो देना है, इसको हमको इम्पोर्टेंस देना है, और कहीं जहाँ इसकी सुविधा हो, जहाँ कोई डॉक्टर साहब इसका इलाज करते हो, उनसे तत्कालीन रूप से मिल लें, ईसीजी करा लें, इको करा लें, या दिल का जो जरूरी जांच है उसको करा लें। तो अब आप समझ गए होंगे, सर ने बहुत अच्छी उदाहरण के साथ समझाया कि गैस की बीमारी होती है तो क्या होता है और हार्ट अटैक होने लगता है तो क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आप ये दोनों की तुलना करते हैं तो पता चल जाएगा कि हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट में पेन कैसे हो रहा है, इसके बारे में। तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो ये पूरा एपिसोड आप देखें तो आपको जानकारी हो जाएगी कि दिल की बीमारी में क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि दिल की बीमारी होती है। सर, एक और अहम सवाल ये कि हम गए दिखाने के लिए, और जांच, बहुत तरह का जांच उन्होंने डॉक्टर साहब लिखे, इको लिखा वगैरह सब लिखे, टीएमटी लिखे, और उसमें हमें नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें शंका हो रही है कि हमको दिल में कुछ प्रॉब्लम है। तो कौन सा ऐसा है, जैसे कि कुछ एंजियोग्राफी के लिए बोल देते हैं, तो एंजियोग्राफी से बहुत से मरीज जो है घबराने लगते हैं कि वो हाथ में नस में जाएगा और ये, तो दूसरा कोई और। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और इसे मैं चाहूँगा आपके माध्यम से लोगों को भी पता लगे और खुद बढ़ चढ़ के खुद से करा लें। उसके लिए मैं किसी भी डॉक्टर से सलाह लेके अपना, जैसे नॉर्मल एक सीटी स्कैन होता है, क्योंकि दिल के 2-3 जांच है। सबसे अहम जांच तो एक बेसिक जांच हो गया ईसीजी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इको करते हैं। इको एक इनडायरेक्ट तरीका है दिल के स्ट्रक्चर्स को देखना, दिल का सब कुछ काम ठीक ठाक चल रहा है, दिल का फंक्शन ठीक है कि नहीं। हाँ, दिल में कोई हार्ट अटैक वाला लक्षण, जिसको ब्लॉकेज हम कहते हैं, उसके चलते भी दिल के कुछ हिस्से में बदलाव दिखता है, तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं, बट वो फुल प्रूफ जांच नहीं है। उसके लिए हम बहुत बार एक टीएमटी का टेस्ट करते हैं, जिसमें मरीज़ को एक मशीन पे, टीएमटी मशीन पे चलवाते हैं, ईसीजी में बदलाव देखते हैं, उससे हम
अध्ययन करके अनुमान लगाते हैं कि शायद कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगी। बट फुल प्रूफ तरीका एक एंजियोग्राफी है, जो आपने जैसे आपने बताया। बट बहुत लोग डरते हैं कि हमको सर एंजियोग्राफी सुई लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो अब एक नया तरीका बहुत आसान है, और दूसरा है कि बहुत फुल प्रूफ है। तो जिनमें थोड़ी भी शंका है उसमें एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसको हम कहते हैं सीटी स्कैन है, एक तरह का दिल का सीटी स्कैन, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कैल्शियम स्कोर है, ब्लॉकेज का कितने परसेंटेज है, हर नस को वो उसी तरह से इवेल्युएट करता है। तो ये जांच करा सकते हैं। तो जांच कराने का तरीका आसान हो गया है, हमारे लिए कंफर्टेबल हो गया है, और वही दिल की बीमारी हम बहुत सरल तरीके से जांच सकते हैं। तो इससे परहेज़ नहीं करना है। और मैं तो चाहूँगा आपके माध्यम से बहुत लोग अलर्ट हों, जो 40+ हैं, एक बार बेसिक जैसे हम ईसीजी कराते हैं, इको कराते हैं, एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लें। कम से कम हमको नेक्स्ट 8-10 साल की तसल्ली तो हो जाएगी कि हाँ में आज ब्लॉकेज है, कल को मेरे से हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर वो रिपोर्ट निगेटिव आता है तो आपको खुशखबरी है, अगर रिपोर्ट में कुछ दिक्कत आती है ये भी पता लग जाए किस हद तक है। तो सीटी कोरोनरी के एंजियोग्राफी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे कि जांच कर सकते हैं, और जांच के साथ तसल्ली ले सकते हैं कि हाँ आज की डेट में हमें ये बीमारी है या नहीं है। हम अंधेरे में नहीं रहें कि हाँ भाई एंजियोग्राफी नहीं कराना डर है, बट एंजियोग्राफी ज़रूरत है तो भी हम नहीं करा रहे हैं। तो सीटी कोरोनरी एक एंजियोग्राफी है, 5-10 मिनट का काम है, ना तो उसके लिए हॉस्पिटलाइज होना है, बस जिस तरह से हम एक्सरे कराते हैं, एक सीटी स्कैन कराते हैं, उसी तरह का एक जांच है। बहुत सरल तरीका है कराने का। तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा जिन लोगों को भी थोड़ी सी भी शक है और 40+ हैं तो एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं। और रिस्क ग्रुप में जिनके फैमिली हिस्ट्री हो, जो डायबिटीज़ हैं, जिनको बीपी की शिकायत है, वो लोग खासकर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक बार बेसलाइन करवा सकते हैं। ये मेरी तरफ से ये सलाह रहेगी। तो सर इसकी क्या कॉस्ट पड़ जाती है? इसके अलग अलग संस्थानों में, जैसे अभी बिहार में कुछ, हमारे पटना में कुछ संस्थानों में जहाँ पर इसकी जांच हो पा रहे हैं, तो 4 से 6 हज़ार के बीच में, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और मेरे को लगता है कि दिल के हमारे तसल्ली के लिए 4-5 हज़ार का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है। कम से कम हमारे को सुकून तो मिलती है, चैन की नींद तो आएगी हमें कि हाँ दिल की बीमारी और हार्ट अटैक तो नहीं है, घर वाले भी चैन से सोएंगे, हाँ चलो इनको ये बीमारी तो नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से वर्थ है इस जाँच को कराना। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अहम बात बताई कि आप अगर एंजियोग्राफी से घबराते हैं तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है, जो कि बिना चीरफाड़ का आपका वो जांच हो जाता है। 5 से 10 मिनट का समय लगता है, और उसमें सारे चीज़ डिटेल में पता चल जाता है कि आपके बीमारी है या नहीं है, या अगर है तो 8-10 साल 20 साल जितना साल आप बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में बताया है। बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है। हमें उम्मीद है कि आप पूरा एपिसोड देखेंगे इसको, और इसको देखकर आप अनुभव करेंगे कि दिल की बीमारी को कैसे रोका जा सकता है। सर ये हम बातों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अब साल का समाप्ति हो रही है, तो हमारे कुछ दर्शकों को आप कुछ शुभकामना भी दें। जी जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा आपके इस मीडियम के माध्यम से सारे सबको एक नया साल बहुत ही मंगलमय हो और हेल्दी साल सबका रहे। इसी शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि आपको भी, आपके सब परिवार और सारे जितने आपके श्रोता हैं, सबको बहुत अच्छा साल बीते सबका। विश एवरीवन अ हेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, ये एपिसोड अच्छा लग रहा है, तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।